बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमजान। हमने किप्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करने की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें ये हमारे पास आई गेस 7th चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने 6 चैप्टर जो है वो अपलोड कर लिए हुए हैं, तो अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखे तो एक दफा उनको देख लीजिएगा। वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपकी एमडी कैट की तैयारी के लिए। तो हमारे पास अगला जो चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन। आज का जो चैप्टर होगा रिप्रोडक्शन को हम लोग दो अलग अलग पार्ट्स में करेंगे ताकि एक लंबी बहुत ज्यादा वीडियो जो है ना वो ना बन जाए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो चीज हम लोग पहले भी करते होते हैं कि आप लोगों ने एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए बेसिकली इस वीडियो को पॉज करना है और इन क्वेश्चंस को खुद से आंसर करने की कोशिश करनी है। बाद में आप वीडियो को रिज्यूम करके देखिएगा आपके कितने एमसीक्यू सही होते हैं और आपकी कितनी अच्छी तैयारी जो है वो है। तो हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर जो एमसीक्यूज आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। अब मेल रिप्रोडक्टिव में ये जो एमसीक्यूज आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली एक फिनोमिना है जिसे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम देते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्म्स की प्रोडक्शन कैसे होती है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देता हूं। उसके बाद हम लोगों को बार बार इस तरह के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि उसको आंसर किस तरह से करना है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। हमारे पास यहाँ पे चार अलग अलग ऑप्शंस हैं, इनमें से सिर्फ एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि डिप्लॉयड है, क्योंकि गैमीट जब बनते हैं तो वो हेप्लॉयड होते हैं, वो मियोसिस के जरिए बनते हैं। हमारे पास जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम का नाम देते हैं। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है मेल के अंदर आके जर्मिनल एपिथेलियम को डेवलप करवाता है, उनको माइटोसिस के जरिए डिप्लॉयड जो सेल्स उनमें से प्रोड्यूस करवाते हैं। उन सेल्स को हम लोग नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनियम का। सिंगुलर सेल जो होगा स्पर्मेटोगोनियम कहलाएगा। जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं वो माइटोसिस के जरिए डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, और दे प्रोड्यूस अ सेल विच इज नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्योंकि माइटोसिस के जरिए बन रहा है तो ये हेप्लॉइड डिप्लॉइड होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस होगी, और मियोसिस आप लोगों को पता है कि दो अलग अलग स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप जो होगा मियोसिस का, मियोसिस वन, जो कि रिडक्शन डिवीजन है, उसके जरिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा जो कि हेप्लॉइड है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगी और हमारे पास स्पर्मेटिड्स बनेंगे। स्पर्मेटिड्स जो हैं वो इमेच्योर स्पर्म्स है, अभी वो मैच्योर स्पर्म्स नहीं हुए, और स्पर्मेटिड्स भी हेप्लॉइड हैं। ये डिफरेंशिएट करके डेवलप करके स्पर्मेटोजोआ बना देते हैं, बेसिकली मैच्योर स्पर्म जो बना देते हैं। तो दैट इज आल्सो अ हेप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली अपने फ्लो जो है वो याद रखना है। हम आगे भी मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम इन द टेस्टिस। तो अभी अभी हम लोगों ने बात की कि जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है उसको डेवलप करवाने के लिए इनहिबिन नहीं आता, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं आता। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए आता है, इसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम देते हैं। ये आके जो लेडिक सेल्स हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स हैं उनकी डेवलपमेंट करवाता है। टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो आएगा। प्रोडक्शन ऑफ स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड विद सिट्रेट एज अ मेन न्यूट्रिएंट सोर्स इज द फंक्शन ऑफ। सीमन क्या होता है? सीमन इज द मटेरियल जिसके अंदर स्पर्म और असेसरी ग्लैंड्स के जो सिक्रीशंस हैं वो मौजूद होते हैं। असेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? बल्बुरिथरल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। ये तीन हमारे पास असेसरी ग्लैंड्स हैं। इनमें बल्बुरिथरल ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड बेसिकली सेम ग्लैंड के दो नाम हैं, और सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं, ये दो ऐसे ग्लैंड हैं, ये सिक्रीशन जो प्रोड्यूस करेंगे उसमें स्पर्म्स का फूड होता है। अब जो सेमिनल वेसिकल हैं इनके सिक्रीशन के अंदर फ्रुक्टोज होता है जो कि स्पर्म का फूड है। प्रोस्टेट की ग्लैंड की सिक्रीशन के अंदर सिट्रेट होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड है, दैट विल बी योर आंसर। स्ट्रक्चर दैट अंडरगोस मियोसिस 1, हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट में पहले एमसीक्यूज के अंदर ये वाली चीज को डिस्कस किया था कि मियोसिस 1 किसके अंदर होगी। मियोसिस 1 के नतीजे में तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, लेकिन मियोसिस 1 होती किसके अंदर है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होती है। स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पर्मेटिड्स एज अ रिजल्ट ऑफ। तो जो स्पर्मेटिड होते हैं वो डेवलप या डिफरेंशिएट करते हैं, ये मजीद डिवाइड नहीं करेंगे। अभी जो फाइनल सेल है वो प्रोड्यूस हो चुके हैं, अब इसने डेवलप होना है, इसके अंदर डिफरेंशिएशन आएगी, इसके अंदर जो मजीद स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होने हैं वो सेल के अंदर प्रोड्यूस होंगे। तो स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएशन के जरिए, डेवलपमेंट के जरिए स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं। प्रायर टू इमिशन एंड इजैक्यूलेशन स्पर्मेटोजोआ आर स्टोर्ड इन। तो इमिशन या इजैक्यूलेशन से पहले
यूरिथ्रा के अंदर स्पर्मेटोजोआ स्टोर नहीं होते, सेमिनल वेसिकल या प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर स्टोर नहीं होते। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, यहाँ पर बात हो रही है स्पर्मेटोजोआ की, ओवरऑल सीमन की बात नहीं हो रही। जब स्पर्मेटोजोआ एपिडिडाइमस से निकलते हैं तो आगे प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड की जो सिक्रेशंस है उनके साथ मिल जाती हैं एंड देन दे बिकम सीमन। तो जो भी स्पर्मेटोजोआ है ये एपिडिडाइमस के अंदर स्टोर होते हैं। एपिडिडाइमस होता क्या है, एक टेस्टिस के ऊपर ना एक जो कॉन्वोल्यूटेड हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, दैट ट्यूब्यूल इज नोन एज एपिडिडाइमस। फ्रुक्टोज प्रोडक्शन एज अ न्यूट्रिशनल कंपोनेंट फॉर स्पर्म्स इज द फंक्शन ऑफ, हम लोगों ने स्टार्ट में बात क्या की थी कि सेमिनल वेसिकल जो होगा वो फ्रुक्टोज बनाएगा और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सिट्रेट बनाता है। और दोनों पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, आप लोगों के सामने आ भी चुके हैं। तो फ्रुक्टोज प्रोडक्शन जो होती है वो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड ने नहीं करनी, वो सेमिनल वेसिकल करेगा। अच्छा, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो होता है ना, इसकी सिक्रीशन जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, चंद एक ड्रॉप्स होते हैं। इनके अंदर कुछ स्पर्म्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन इनका मेन फंक्शन ये होता है कि इन्होंने यूरिथ्रा को न्यूट्रलाइज करना है। अगर यूरिन की वजह से यूरिथ्रा के अंदर कोई भी एसिडिटी रह चुकी है तो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड की जो सिक्रीशन होगी उसको न्यूट्रलाइज करेगी, देन पीछे से सीमन जो है वो आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली सेमिनल वेसिकल है। Human sperm and ova show similarities in the following aspect. Sorry. तो कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसमें स्पर्म और ओवम या एग जो है वो सिमिलर होते हैं? क्या उनके अंदर आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप होता है? नहीं, दोनों डिफरेंट होते हैं। बोथ आर हैविंग अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज। एग बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू द स्पर्म। इसका ये आंसर भी नहीं होगा। बोथ पोजेस गुड मोबिलिटी। एग तो मूव ही नहीं करता। तो दे आर बोथ हैप्लॉइड, वो दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। All of the following contributes to the formation of semen except, semen क्या होता है कि sperm प्लस सिक्रीशंस। सिक्रीशंस कहां से आनी है? सिक्रीशंस आनी है असेसरी ग्लैंड से। काउपर्स ग्लैंड एक एसेसरी ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल एक एसेसरी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक एसेसरी ग्लैंड है। लेकिन वास्ट डिफरेंस एक सिंपल डक्ट है, एक नाली है जिसने एपिडिडाइमस से यूरिथ्रा तक लेके आना स्पर्म्स को। तो वास्ट डिफरेंस की कोई सिक्रीशन इसमें शामिल नहीं होती। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इस तरह के आपको बहुत से सवाल आते हैं एमडी कैट के अंदर, जिस जो कि आपका टाइम जाया करने के लिए बेसिकली बनाए हुए होते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन में परेशान नहीं होना। जब आपको इस तरह का सवाल आए ना, तो आप लोगों ने एक दो चीजें, एक दो रूल्स हैं वो अप्लाई करने। आपको पूरे की पूरी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको पहले ही आंसर पता चल जाएगा। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमारे पास जो करेक्ट सीक्वेंस है इवेंट्स का वो क्या होता है? आप लोगों को पता है कि जर्मिनल एपिथेलियम जब डिवाइड करेगी तो क्या बनेगा? स्पर्मेटोगोनियम बनेगा। तो स्पर्मेटोगोनियम हमारे पास, देखिए सबसे पहली ऑप्शन में स्पर्मेटोगोनियम होना चाहिए। तो हम चारों ऑप्शंस को विधवा पढ़ते हैं। स्पर्मेटोगोनियम इसके अंदर है, हो सकता है ये वाला सही आंसर हो। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसमें, तो यहाँ पे ये आंसर गलत होगा क्योंकि स्पर्मेटोगोनियम से स्टार्ट होना है। यहाँ पे सी ऑप्शन के अंदर भी स्पर्मेटोगोनियम है, हो सकता है ये भी सही हो, इसको भी हम लोग अभी मार्क कर देते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये गलत है। हमने अब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इनको इनको रीड ही नहीं करना क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया ये गलत है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्पर्मेटोगोनिया जो होता है। आप लोगों को पता था स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करता है और उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। हम सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बन रहे हैं जो कि एंड में बनने थे, तो ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाती है। तो अगर हम सी ऑप्शन को पढ़ें तो स्पर्मेटोगोनिया, उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, स्पर्मेटिड बने एंड देन स्पर्मेटोजोआ बने। तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ये बेसिकली आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस तरीके से एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। लेकिन जो आपके टाइम को वेस्ट करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यूज बनाए जाते हैं, उनको आप लोगों ने इस तरह से डील करना है। उनको कहना है, एग्जामिनर को कहना है भाई मुझे आता है। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर पेयर्ड एक्सेप्ट, जो हमारे पास तीन एसेसरी ग्लैंड्स हैं उनमें से दो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, और एक एसेसरी ग्लैंड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पेयर्ड नहीं होता, वो सिंगल होता है। तो टेस्टिस हमें पता है दे आर 2 इन नंबर, सेमिनल वेसिकल भी 2 होते हैं, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड भी 2 होते हैं। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना, जो कि ग्लैंड और स्मूथ मसल्स दोनों के मिलने से बना है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है। और इजैक्यूलेशन के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से ही आती है, इसके मसल से आती है। तो ये भी आपके पास एमसीक्यूज बन सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। मेन फंक्शन परफॉर्म्ड बाय बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। जब इजैक्यूलेशन होनी है, जब पूरे का पूरा सीमन जो है वो बाहर निकलना है, उससे अ कपल ऑफ सेकंड्स बिफोर
उससे 1-2 सेकंड पहले बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो होता है वो अपनी सिक्रीशन को रिलीज कर देता है। उसका पर्पस क्या होता है? इसके अंदर न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं वो यूरिथ्रा के अंदर अगर किसी भी किस्म की कोई एसिडिटी रह चुकी है तो उसको बस रिमूव करना है इसने। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, इसने न्यूट्रलाइजेशन करनी है यूरिथ्रा की। इसमें थोड़े बहुत स्पर्म्स भी हो सकते हैं लेकिन इसका मेन पर्पस जो है दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ यूरिथ्रा। How many spermatozoa and ova are produced from 50 primary spermatocytes and 50 primary oocytes? अब ना ये वाला क्वेश्चन बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं, मतलब अलग अलग बच्चों ने मुझसे बड़ी दफा ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, क्योंकि बच्चों का ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। इसका आंसर उनको हमेशा कंफ्यूज करता है, वरना वो खुद से आंसर कर देते हैं, लेकिन इसका जो सही वाला आंसर होता है वो बच्चों को थोड़ा सा तंग कर रहा होता है। तो इसको हम ना एक दफा डिस्कस करते हैं कि भाई ये सवाल है क्या, ये क्वेश्चन है क्या। तो भाई देखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसके अंदर मियोसिस स्टार्ट होगी। आपको पता है कि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं। बड़ा आसान सा ये सवाल है, एक सेल से 4 सेल बनते हैं। तो 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, उन 50 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 200 स्पर्मेटोजोआ या 200 स्पर्म्स प्रोड्यूस होने चाहिए। अब जो प्राइमरी ओसाइट है ना, इनके अंदर भी मियोसिस होगी, लेकिन प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस के जरिए एक सेल जो है वो आगे 4 सेल तो बना रहा है, लेकिन उन 4 सेल में से सिर्फ और सिर्फ एक ही एग बनेगा, बाकी 3 पोलर बॉडीज बनेंगी। पोलर बॉडीज आर नॉट फंक्शनल, ये सेल्स नहीं होते, ये बेसिकली इस चीज को इंश्योर करते हैं कि एक ही एग प्रोड्यूस हो। जो मेगा गैमीट है वो एक ही प्रोड्यूस होना चाहिए। तो एक प्राइमरी ओसाइट से एक ही एग बनना है, तो 50 प्राइमरी ओसाइट जो होंगे ये 50 एग बनाएंगे। तो हमारे पास 50 जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं उन्होंने 200 स्पर्म्स बनाने हैं, लेकिन 50 प्राइमरी ओसाइट्स ने 50 एग्स ही बनाने हैं। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी बी, 200 स्पर्मेटोजोआ एंड 50 ओवा। मोटाइल एंड कंप्लीटली मैच्योर सेल विद फ्लैजिलम इज, स्पर्मेटिड जो है वो मैच्योर नहीं होता, कंप्लीटली मैच्योर नहीं होता। स्पर्मेटोगोनियम जहां से स्पर्म की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, दिस विल नॉट बी योर आंसर। स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं, ये आगे स्पर्म को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो मैच्योर स्पर्म है दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजोआ। The first cells produced by repeated cell division of the germinal epithelium, अभी भी हम लोगों ने बात की जहां से स्टार्ट होती है उसकी जो डेवलपमेंट है, तो वो हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया कहलाते हैं। एमडी का 2010 का क्वेश्चन है ये। A type of cell in human testes which produces testosterone, जो टेस्टोस्टेरोन इनको प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम लोग एक और नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसने जाके टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करवाना था। तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेंगे। इनको हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट्स डायरेक्टली इनटू मैच्योर स्पर्म, तो ये चीज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, कि जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये डायरेक्टली स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, विच इज द मैच्योर स्पर्म। तो ये डिफरेंशिएट होगा, डिवाइड नहीं कर रहा, डिफरेंशिएट हो रहा है, एंड इट इज आल्सो अ पास्ट पेपर क्वेश्चन। What is the location of interstitial cells in testes? अब देखें बच्चों, जो टिश्यू फ्लूइड होता है बेसिकली उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, क्योंकि वो अलग अलग सेल्स के दरमियान में मौजूद है। वो सेल्स के दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस होती है वहां पे पाया जाता है। इंटरस्टिशियल सेल्स भी वैसे ही होते हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है टेस्टिस के अंदर, उन दो अलग अलग ट्यूब सपोज कर लेते हैं हम लोग कि हमारे पास एक ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और एक ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। वैसे तो ये बहुत ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड होती है, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी अंडरस्टैंड करने के लिए कह लेते हैं कि ये दो अलग अलग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। तो इनके दरमियान में हमारे पास यहाँ पे करके इनके बिटवीन जो है सेल्स मौजूद होंगे, जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स कह रहे हैं। तो दे आर नॉट इनसाइड, दे आर बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट्स डायरेक्टली इनटू, स्पर्मेटोगोनिया जो कि पहला सेल बना है जर्मिनल एपिथेलियम की डिवीजन से, स्पर्मेटोगोनिया की डिफरेंशिएशन से जो पहला सेल बनेगा, जो डायरेक्टली सेल बनेगा, दैट विल बी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वो आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, देन स्पर्मेटिड्स बनेंगे, देन स्पर्मेटोजोआ बनेगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ मेल कप्युलेटरी ऑर्गन एक्सेप्ट, जो प्रेप्यूस है, यूरिथ्रा है एंड ग्लांस पीनस है, ऑल थ्री ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर पार्ट ऑफ द कप्युलेटरी ऑर्गन एक्सेप्ट इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये सेमिनल वेजिकल से जो उसकी सिक्रीशंस होती हैं उनको लेकर आने वाली डक्ट होती है, तो ये कप्युलेटरी ऑर्गन का पार्ट नहीं होती। डी इज द आंसर।
स्पर्म्स आर नरिश्ड एंड एक्टिवेटेड थ्रू, देखिए अब हम लोगों ने क्या बात की थी कि हमारे पास जो सीमन होता है इसका ये होता क्या है, स्पर्म्स प्लस सिक्रीशंस फ्रॉम द एसेसरी ग्लैंड, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड था, सेमिनल वेसिकल था, इन दोनों की सिक्रीशन भी शामिल थी, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन भी शामिल थी। तो ये टोटल हमारे पास सीमन बना था। इन दोनों ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, इन दोनों ग्लैंड्स के अंदर स्पर्म का फूड प्रोड्यूस होता है जो कि ओवरऑल सीमन कहलाता है। तो सीमन जो होगा वो स्पर्म को नरिश करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा ताकि वो अगले 2-3 दिन के लिए सर्वाइव कर सके। Each testis is divided into dash lobes. हर एक टेस्टिस के अंदर तकरीबन 250 to 300 lobes होते हैं। अब ये चीज याद करने वाली, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। और हर एक लोब के अंदर तकरीबन 3 से 4 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। Which of the following hormone is responsible for the control of spermatogenesis at normal rate? तो अब जो हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इन्होंने स्टार्ट करवानी है ये वाली डेवलपमेंट, और इन्होंने इसको एक हद तक लेके जाना है, लेकिन उस हद तक उसको मेंटेन करना, उसको मजीद ना ऊपर जाने देना ना नीचे जाने देना, बल्कि कंट्रोल करना एक नॉर्मल रेट पर। दैट इज द फंक्शन ऑफ इनहिबिन, जो कि वापस जाकर इनकी प्रोडक्शन को रोक देता है कि भाई इस लेवल पे मेंटेन करना है स्पर्म की प्रोडक्शन को, वहां तक रहना चाहिए। अब इमेजिन करें कि स्पर्म की प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा चलेगी, इससे नुकसान क्या होगा? हमारी फूड का, हमारी डाइट का तकरीबन 80 to 90% जो है वो स्पर्म की प्रोडक्शन में जाता है। तो अगर स्पर्म जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे तो बॉडी के बाकी फंक्शंस के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। तो दैट इज वाई उनको एक नॉर्मल रेट पे मेंटेन करना जरूरी है। During spermatogenesis, the dash which are haploid cells eventually mature into spermatozoa। हम लोगों ने पहले पढ़ लिया हुआ, लेकिन ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो इवेंचुअली इसमें नहीं, स्पर्मेटोजोआ के अंदर मेच्योर होते हैं, स्पर्म्स के अंदर मेच्योर हो जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो लेयर ऑफ यूटरस दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन। 3 हमारे पास लेयर्स होती हैं यूटरस के अंदर। पेरीमीट्रियम जो कि सबसे बाहर वाली लेयर है, उसके बाद मायोमीट्रियम जो कि दरमियान वाली मिडिल एक लेयर है जो कि मसल से बनी हुई होती है, एंड देन एंडोमेट्रियम। पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एंडोमेट्रियम इस्तेमाल होती है। एंडोमेट्रियम जो है वो सारे के सारी सिक्रीशंस को एब्जॉर्ब करती है, सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है, उसके ऊपर सारे के सारे हार्मोन्स आकर एक्ट करते हैं। तो एंडोमेट्रियम इज द वन which is being involved in the reproductive cycle of the uterus। तो यहाँ पे हमारे पास एंडोमेट्रियम जो है उसका आंसर होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इटसेल्फ टू, अगेन एंडोमेट्रियम के ऊपर ही आके अप्लाई इम्प्लांट करेगा। अब यहाँ पे बाकी लेयर्स का क्या काम होता है? पेरीमीट्रियम ने उसको एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, और मायोमीट्रियम कॉन्ट्रैक्शंस जो होती है ना, लेबर पेन्स जो होती हैं जो कि पुश करती हैं बेबी को बाहर, वो मायोमीट्रियम ने करनी होती हैं। सर्विक्स इज ब्लॉक बाय, समटाइम ऐसा होता है सर्विक्स जो कि ओपनिंग है यूट्रस की, समटाइम ऐसा होता है कि सर्विक्स जो ब्लॉक हो जाती है, स्पर्म्स अंदर एंटर नहीं हो पाते। हाउ डज इट गेट ब्लॉक्ड? उसकी ओपनिंग बहुत छोटी होती है, तो प्लग ऑफ म्यूकस, म्यूकस वहां पे जाके चिपक जाता है, जम जाता है, और वो सर्विक्स को ब्लॉक कर देता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट बाय स्पर्म टेक्स प्लेस इन, आप लोगों को ये बात याद होगी कि जो हमारे पास ओवम की डेवलपमेंट होती है, ये कंप्लीट डेवलपमेंट ओवरी के अंदर नहीं होती। जो ओवम है वो मियोसिस 2 के अंदर जो मेटाफेज है वहां पे जाके स्टॉप हो जाती है उसकी डेवलपमेंट। जब स्पर्म आकर उसको फर्टिलाइज करता है, देन उसकी आगे जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू करती है। तो जो मेटाफेज 2 के अंदर उसकी डेवलपमेंट जो है वो स्टॉप हुई है, उस टाइम पे जब स्पर्म उसको फर्टिलाइज करेगा, वो कहाँ पे करेगा? वो ओवरी के अंदर नहीं करेगा, क्योंकि स्पर्म कैन नॉट एंटर इनटू द ओवरी। स्पर्म जो है वो यूट्रिन ट्यूब या जो फेलोपियन ट्यूब्यूल होती है उसके अंदर जाकर ही उसको फर्टिलाइज कर सकता है। बट द क्वेश्चन इज एट विच पार्ट? अगर हम बात करते हैं दिस इज एन ओवरी, ओवरी के साथ जो ट्यूब अटैच है दैट इज फेलोपियन ट्यूब्यूल, या जिसको हम लोग ओवेरियन ट्यूब्यूल का नाम भी देते हैं, यूट्रिन ट्यूब्यूल का नाम भी देते हैं। इसका जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है, दैट प्रोक्सिमल पार्ट इज वेयर द स्पर्म गोज टू फर्टिलाइज द एग। तो इसका प्रोक्सिमल पार्ट जो होगा यहाँ पे करेगा वो। The development of secondary oocyte into ovum is completed in, जो यहाँ पे हमारे पास जब स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज कर दिया तो यहीं पे उसकी आगे फर्दर डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट होगी, यूट्रिन ट्यूब के अंदर ही होगी। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अमंग द फॉलोइंग्स। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है? ओविडक्ट, यूट्रिन ट्यूब हमारे पास सेम चीज है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन इसके अंदर होती है, ओविडक्ट के अंदर होती है, यूट्रिन ट्यूब्यूल के अंदर होती है। यूट्रिन ट्यूब, ये वाली ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है।
यही एक ही चीज के अलग अलग नाम है। इम्प्लांटेशन कहाँ पर होनी है, आप लोगों को मैंने बताया था कि एंडोमीट्रियम के अंदर होनी है, ठीक है। कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन का मतलब ये होता है कि चाइल्ड कंसीव होगा जो इम्प्लांट करेगा जाके। अब एंडोमीट्रियम जो है वो किस चीज की लेयर है, किस चीज की इंटरनल लेयर है, क्या वो सर्विक्स की इंटरनल लेयर है, सर्विक्स इज जस्ट एन ओपनिंग, वो यूट्रस की इंटरनल लेयर है। तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर बात करें, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इफ वन ऑफ द ओवरीज इज रिमूव्ड। एक ओवरी के रिमूव होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों ओवरीज जो है वो अपने अपने तौर पे काम कर रही होती है। तो अगर एक ओवरी को रिमूव कर दिया जाए, दूसरी ओवरी वैसे के वैसे काम करती रहेगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मोर देन 28 कंप्लीटली स्टॉप, लेस देन 20 नहीं, ये इट विल रिमेन अनअफेक्टेड। Progesterone production within ovaries is accomplished by following structure. Progesterone एक हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अब प्रोजेस्टेरोन को बनाने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम का नाम देते हैं। दैट इज नॉट कॉर्पस एल्बाइकन्स, कॉर्पस ल्यूटियम होता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोड्यूस होता है रप्चर्ड फॉलिकल से। कि फॉलिकल जब रप्चर होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने आकर एक मेच्योर या ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर आकर एक्ट करना है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने वो ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर एक्ट करेगा, उसको रप्चर करके उसमें से ओवम को बाहर निकाल देगा। तो जो रप्चर्ड फॉलिकल होगा, वो फटा हुआ फॉलिकल जो होगा वो एक येलो कलर के ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, जिसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। एंड दैट स्ट्रक्चर विल प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन, द लेयर ऑफ यूट्रस दैट इज शेड विद ईच रिप्रोडक्टिव साइकिल। अगेन मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, एंडोमेट्रियम बार बार इसमें यही यूज होगी। मैक्सिमम चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल exist during dash of the reproductive cycle। अच्छा, ये 11 से 14 डे पे नहीं होता, ये बिल्कुल मिड में होता है, लाजमी तौर पे मिड से स्टार्ट होता है। तो 14th डे जहाँ पे ओवम जब रिलीज हो रहा होता है, 14 से 16 डे जो होता है वहां पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो मैक्सिमम होते हैं। इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 45 days व्हाट वुड बी द मोस्ट प्रोबेबल डे ऑफ ओव्यूलेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल जहां पे एंड होता है उससे एग्जैक्टली 2 हफ्ते पहले ओवम रिलीज होता है। कि जैसे ही ओवम रिलीज होगा उसके 2 हफ्ते बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब ओवम के रिलीज होने का जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल कंडीशंस, डिपेंडिंग अपॉन द हेल्थ ऑफ द फीमेल, एज ऑफ द फीमेल, ये तमाम चीजों के ऊपर वो डिपेंड कर रहा होगा। तो अगर 45 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें से आपने 14 डेज माइनस करने हैं, यू विल गेट द डे ऑफ द ओव्यूलेशन। तो 31st डे जो होगा यहाँ पे ओव्यूलेशन जो है वो हो रही होगी। एंडोमेट्रियम शोज मैक्सिमम थिकनेस ड्यूरिंग, जब हमारे पास सिक्रीटरी फेज चलता है ना, ओवरी के अंदर से हार्मोन सिक्रीट हो रहे होते हैं, एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन भी। वो जो सिक्रीटरी फेज होता है उस टाइम पे वो दोनों हार्मोन जाके एंडोमेट्रियम को थिक कर रहे होते हैं, उसकी डेवलपमेंट करवा रहे होते हैं। तो सिक्रीटरी फेज वो फेज है जहां पर जो एंडोमेट्रियम है उसकी मैक्सिमम थिकनेस होती है। मेंस्ट्रुएशन इज द डिस्चार्ज ऑफ, मेंस्ट्रुएशन के अंदर ब्लड तो निकलता है, वाटर नहीं निकलता, सेल डिब्री जो है बॉडी से बाहर निकलती है। तो वाटर इज नॉट द करेक्ट आंसर, ब्लड, म्यूकस, सेलुलर डिब्री, दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, मेंस्ट्रुएशन यूजुअली कंटिन्यूज फॉर, सिंपल सा हमारे पास आंसर है 3 to 7 डेज। इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है, सिंपल सा याद रखने वाला आंसर है। इन यंग फीमेल्स ओव्यूलेशन अकर्स एट डैश डे ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये नहीं बताया गया कि कोई एबनॉर्मेलिटी है, सिंपल ओव्यूलेशन रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि 28 डेज का होगा। 28 डेज का अगर रिप्रोडक्टिव साइकिल है तो उसमें से 14 आपने माइनस करना है, आपको पता चल जाएगा जो हमारे पास जो डे आता है ओव्यूलेशन का। तो अगर 28 में से 14 माइनस करेंगे, 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रही होगी। एट ओव्यूलेशन एग इज रिलीज्ड एज, ओव्यूलेशन के टाइम पर जो एग होता है वो हमें पता है कि वो मियोसिस 2 के अंदर स्टक है, उसकी आगे फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो रही जब तक स्पर्म ने आगे उसको जो है वो फर्टिलाइज नहीं करना। तो मियोसिस 1 के नतीजे में हमारे पास प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी ओसाइट। ये मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई, मियोसिस 2 के दरमियान में ही आगे ये रिलीज होगा, तो सेकेंडरी ओसाइट के तौर पर ही रिलीज होगा ये, देन ओवम प्रोड्यूस होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज रिलेटेड टू ओवरी, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रीटरी फेज, ये तीनों यूट्रस के साथ रिलेटेड होते हैं। ल्यूटियल फेज जो है वो ओवरी के साथ रिलेटेड है। Only Graafian follicle grows with egg. Rest of follicles are destroyed by a process you all know as follicle atresia.
कि जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आकर डेवलपमेंट करवाता है फॉलिकल्स की, तो मल्टीपल फॉलिकल्स जो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। उनमें से सिर्फ एक फॉलिकल को आगे कंटिन्यू करवाया जाता है, बाकी सारे फॉलिकल्स जो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनको रिवर्ट कर दिया जाता है। दैट फिनोमेना इज नोन एज फॉलिकल एट्रीशिया। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। 25 मिनट का सेशन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। आप लोगों ने मुझे लाजमी तौर पे कमेंट में बताना है अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की जो है समझ नहीं आई। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।